आज हम एक ऐसे इतिहास के बारे में जानने जा रहे हैं जिसे जो भी सुनता है उसके मन में गौरव की भावना आ जाती है। ये वह इतिहास है जिसमें 500 महारों ने 28,000 पेशवा की सेना को धूल चटा दी। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक घटना का सच। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महार सैनिक भूखे शेरों की तरह पेशवा सेना पर टूट पड़े। हर एक महार 100-100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। यह सच है कि पेशवा शासन की नीतियां ब्राह्मणवादी थीं। शूद्रों को थूकने के लिए अपने गले में हांडी लटकाना जरूरी था ताकि उनके नाक मुंह से गंदगी न फैले। साथ ही कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था ताकि उनके पैरों के निशान मिटते रहें। यह दलितों पर कठोर अत्याचार के चरम बिंदु की ओर इशारा करता है। शाहूजी ने मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनने के बाद बालाजी विश्वनाथ, जो कि एक चित्पावन ब्राह्मण थे, को पांचवां पेशवा प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद पेशवाओं का दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे पेशवा मराठा साम्राज्य के असली शासक बन गए और छत्रपति नाम मात्र के शक्ति विहीन शासक रह गए, जैसे आज के राष्ट्रपति होते हैं। पेशवाओं चित्पावन ब्राह्मणों ने अपनी जातिवादी सोच के कारण महारों पर मनुस्मृति के अमानवीय नियम लागू कर दिए। ध्यान रहे, मराठा साम्राज्य पहले ही खत्म हो चुका था जब से पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसलिए यदि कोई कहे कि यह लड़ाई मराठाओं और अंग्रेजों के बीच हुई या मराठा और महारों के बीच हुई, तो यह बात बिल्कुल गलत है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई पेशवाओं और महारों के बीच हुई थी, और यह लड़ाई पेशवाओं के जातिवादी घमंड के खिलाफ महारों के आत्मसम्मान की लड़ाई थी। शूद्रों पर पहले से कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन ये नियम बेहद क्रूर और असहनीय थे। जो उनका पालन करने को तैयार नहीं थे, उन्हें मार दिया गया। ऐसा कहा जाता है, भीमा कोरेगांव युद्ध से पहले महारों ने पेशवाओं से संपर्क किया और मनुस्मृति के नियमों को हटाने की अपील की। हालांकि पेशवा इस बात पर अड़े थे कि वह इसमें कुछ नहीं करेंगे, और उन्होंने प्रतिबंधों को हटाने से इनकार कर दिया। 1 जनवरी 1818 को, जब दुनिया नया साल मना रही थी, ब्रिटिश लाइट इन्फेंट्री के 500 महार सैनिक 28,000 पेशवाओं की शक्तिशाली सेना का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे। पेशवा बाजीराव भीमा नदी के किनारे 835 ब्रिटिश सैनिकों से लड़ने आए, जिनमें 500 महार सैनिक थे। ब्रिटिशों को लगा कि वे हार जाएंगे, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, महार सैनिक भूखे शेरों की तरह पेशवा सेना पर टूट पड़े। हर एक महार 100-100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। दिन भर चली इस लड़ाई में पेशवाओं की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा सेना ने घुटने टेक दिए। महारों ने बिना खाने या पानी के 12 घंटे तक बहादुरी से लड़ाई लड़ी और पेशवाओं को कुचल दिया। मान और गुलामी का दर्द इतना गहरा था कि भूख और प्यास की तकलीफ उसके सामने कुछ नहीं थी। महारों ने अपने अत्याचारी शासकों की सेना को पूरी तरह हराने में कामयाबी हासिल की। भारत देश में एक प्रचलित कहावत है, तेरे जैसे 56 देखें। जैसा कि ऐतिहासिक घटनाओं से कहावतों का निर्माण होता है, उसी तरह इस कहावत का निर्माण भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक युद्ध से हुआ है। अंग्रेजों द्वारा युद्ध के दौरान शहीद हुए 22 महार सैनिकों की याद में एक स्मारक भी बनवाया गया था, जो आज भी महारों की बहादुरी और वीरता को याद कराता है। बाबा साहेब आम्बेडकर भीमा कोरेगांव जाते थे और कहते थे कि दलित समाज के लोगों को अपने शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाना चाहिए। इसलिए हर साल दलित समाज के लाखों लोग अपने उस शौर्य को याद करने के लिए भीमा कोरेगांव जाकर विजय स्तंभ को नमन करते हैं। लेकिन देश की आजादी के बाद भी आज तक दलितों के शौर्य को मनुवादी मानसिकता के लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आज कुछ मीडिया के लोग, जिन्हें इतिहास की सही समझ नहीं है, कभी भीमा कोरेगांव की लड़ाई को जातिगत युद्ध बताते हैं और कभी देश के खिलाफ किया गया विद्रोह। लेकिन वो यह नहीं मानना चाहते कि जब समाज के एक तबके को हर जरूरी सुविधा से, हर अधिकार से वंचित रखा गया हो और गुलामों से बदतर जीवन दिया गया हो, उस स्थान को देश नहीं कहते हैं। भारत देश सही मायनों में 26 जनवरी 1950 को बाबा साहेब आम्बेडकर के दिए संविधान के लागू होने के बाद बना है। इसीलिए भीमा कोरेगांव की लड़ाई देश के खिलाफ नहीं, बल्कि उस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थी जो सदियों से शोषण और दमन का प्रतीक थी। लेकिन मनुवादी सोच के लोग आज भी इसे पचा नहीं पा रहे हैं। वे अपने द्वारा किए गए जातिगत अत्याचारों को देशभक्ति की आड़ में छिपाने की कोशिश करते हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने झूठ, पाखंड और छल का सहारा लेकर सदियों से दलित समाज को कुचला है
और उनके जीवन को नरक बना दिया। सावित्रीबाई फुले की दो महत्वपूर्ण कविताओं, पेशवा शासन और ब्रिटिश शासन, को आसानी से पढ़कर यह सच्चाई समझी जा सकती है। इन कविताओं में सावित्रीबाई साफ तौर पर बताती हैं कि पेशवा शासन अति शूद्र और शूद्रों के लिए एक जीवित नरक था, जबकि ब्रिटिश शासन उनके लिए स्वर्ग के समान था। यह निष्कर्ष उन्होंने अपने जीवन भर के अनुभवों के आधार पर निकाला था, जहां उन्होंने पेशवाओं के अधीन अपमान और दमन देखा और ब्रिटिश शासन में एक नई संभावना। अंग्रेजों के लिए एक ब्राह्मण और एक महार दोनों ही सिर्फ भारतीय नागरिक थे, न कि वे जिन्हें भगवान के सिर या पैरों से बनाया गया था। इस सरल लेकिन सटीक तुलना ने पेशवा काल की जातिवादी व्यवस्था को स्पष्ट कर दिया। ब्रिटिशों की शोषणकारी नीतियां और संस्कृति ने सभी भारतीयों पर अत्याचार किए, लेकिन इसमें एक अंतर था। ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय खुद को ज्यादा उत्पीड़ित महसूस कर रहे थे, जबकि दलित बहुजन सोचते थे कि सदियों से उनके शोषकों को अब एक बड़ी ताकत, अंग्रेजों से सबक मिल रहा है। यही वह माहौल था जिसने महार सैनिकों के दिलों में यह भाव पैदा किया कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वे पहले से ज्यादा स्वतंत्र महसूस करेंगे। इसलिए 1818 में पेशवाओं की सेना को हराना सिर्फ एक युद्ध जीतना नहीं था, यह उन लोगों पर जीत थी जिन्होंने महारों और दलितों पर सैकड़ों सालों तक अस्पृश्यता और दमन थोपा था। राष्ट्रवाद और देशभक्ति का सवाल ऐसे समाज में नहीं चलता जहां जाति और संस्कृति के बीच बहुत ज्यादा अंतर हो। मनुष्य स्वभाव से ही आजादी का चाहने वाला होता है। आजादी की चाहत रखने की इसी प्रवृत्ति के कारण राष्ट्रों के भीतर गृह युद्ध हुए। भीमा कोरेगांव की लड़ाई महारों की उस सदियों की पीड़ा का प्रतीक बन गई, जहां उन्होंने अपने अपमान का हिसाब चुकता किया, जहां जातिगत उत्पीड़न का जवाब बहादुरी से दिया गया।